नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का भाषण चल रहा है। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बोलते आए हैं अपने देश का हाल, और इस समय जो वो भाषण दे रहे हैं उसमें उन्होंने कीव के नज़दीक यूक्रेन का जो शहर है बूचा, वहां पे नरसंहार के लिए रूस पर जमकर हमला किया है। Now the world can see that what Russian military did in Bucha while keeping the city under their occupation. But the world has yet to see what they have done in other occupied cities and regions of our country. Geography might be different or various, but cruelty is the same, crimes are the same, and accountability must be inevitable. तो ज़ेलेंस्की जब आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबके सामने आए और अपना भाषण दिया और बताया कि किस तरह रूस की सेना ने बूचा शहर में नरसंहार किया है, उसके पहले यूक्रेन के बूचा शहर में रूसी सेना के तथाकथित नरसंहार की कुछ तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। और इससे ये साफ होता है कि आम नागरिकों का कीव के नज़दीक इस शहर बूचा में किस तरह का नरसंहार हुआ है। सड़कें लाशों से पटी पड़ी हैं। यूक्रेन की सेना और पत्रकार बूचा शहर में 31 मार्च को रूसी सेना के निकल जाने के बाद दाखिल हुए। इसमें भी अलग अलग दावे हैं। रूस की सेना कहती है कि वो 30 को ही निकल गई, लेकिन 31 को वहां पर यूक्रेन की सेना और कुछ पत्रकार दाखिल हुए। उसके बाद की तबाही की ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। जो लोग इस नरसंहार में बच पाए हैं, उन्होंने विदेशी न्यूज एजेंसीज को यह बताया है कि रूसी सेना चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाती रही। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के बूचा शहर में लोगों की हत्या की तस्वीरों पर एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। कीव के बाहरी इलाके में स्थित बूचा से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद शहर की गलियों में शव पड़े होने की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन ने रूस पर आम नागरिकों की जानबूझकर हत्या का आरोप लगाया है। रूस ने इसे यूक्रेन की हुकूमत का उकसाने के लिए किया गया नाटक बताया है। रूस ने इसे फेक यानी कि नकली शव बताए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर कहा है कि पुतिन पे युद्ध अपराध का मामला चलना चाहिए। तो इस नरसंहार की तस्वीर से हो सकता क्या यूक्रेन पर आक्रमण जो किया रूस ने, इसमें कोई अलग मोड़ आ सकता है, ये सवाल बना हुआ है। और अब बात करते हैं श्रीलंका की, जहां पे बहुत ही गहरा आर्थिक और राजनीतिक संकट छाया हुआ है। श्रीलंका ने इस बीच नॉर्वे, इराक और ऑस्ट्रेलिया में अपने 3 दूतावास बंद कर दिए हैं। इससे पहले सरकार के हर मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। सिर्फ राष्ट्रपति और उनके बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपनी जगह बने हुए हैं। विपक्ष ने राष्ट्रपति के यूनिटी सरकार बनाने के प्रस्ताव को दिखावा बताकर खारिज कर दिया है। विपक्ष ने देश में भोजन, ईंधन और दवाओं की कमी पर उनके इस्तीफे की मांग की है। तो ये तो बात हुई यूक्रेन की और श्रीलंका की। और अपने देश की एक बहुत ही दर्दनाक रिपोर्ट पे वापस आते हैं। 21वीं सदी के भारत में जो तस्वीरें आप देखेंगे वो दिल तोड़ने वाली कहानी है। एक शख्स अपनी बीमार पत्नी को ठेले से अस्पताल ले जाने को मजबूर होता है, क्योंकि वहां पे उसे एम्बुलेंस नहीं मिलती। वहां से उसे शहर भेज दिया जाता है और वहां तक जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है। 5 घंटे की भागदौड़ के बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये उस भारत की तस्वीर है जो गांवों में बसता है। 28 मार्च को बलिया के चिलकहर ब्लॉक में रहने वाले शुक्ल प्रजापति की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। बेहद गरीब शुक्ल प्रजापति बेहोश हो चुकी अपनी पत्नी को 4 किलोमीटर खुद ठेले पर खींचकर चिलकहर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों ने इनकी पत्नी को बलिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिलकहर ब्लॉक से बलिया जिला अस्पताल की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। यहाँ भी शुक्ल को कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। शुक्ल किसी तरह टेम्पो से अपनी पत्नी को बलिया के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। राय साहब देखलन, कहता कि न पर्ची बनौलन न उथू कैलन, कमर में एगो सुई दिहलन।
कहना कि तू बलिया लेके चल जा। तब हम ठेला से ले आके या पियरिया ठेला खड़ा करके आ घरे आके या मोबाइल नंबर या पैसा या कपड़ा पहिर के हम टेम्पू जात रहे बलिया, तो सड़क पर से हम जाके अस्पताल में भर्ती करा दे, टेम्पू से गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। संज्ञान में आते ही मैंने वो तस्वीर और जितने भी डिटेल उपलब्ध थे वो हमने वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया है और उनसे आख्या मांगी है। थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि उसमें मरीज का नाम नहीं है और गांव का भी नाम नहीं है, इसलिए पता करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये तस्वीर ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत बयां करती है। ये घटना बताती है कि कोरोना के बाद तमाम कोशिशों के बावजूद खासकर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था की है। अगर सही समय पर एम्बुलेंस मिल गई होती, शुक्ल प्रजापति की पत्नी को सही परिवहन व्यवस्था मिलती तो वो जान नहीं जाती। सोचिए ऐसी कितनी घटनाएं होती होंगी ग्रामीण भारत में जिसकी तस्वीर या वीडियो नहीं बनते हैं, वो लोग ऐसे ही मर जाते हैं, उनकी कहानी भी नहीं बताई जाती। लेकिन ये हकीकत है, तस्वीर दिखाती है कि अभी भी कितना काम करना बाकी है। सहयोगी सुधीश कुमार राम और बलिया से करुणा संधू के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अभी भी कितना काम बाकी है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसे लेकर, और बात इधर उधर की उठती रहती है। बेवजह के मसले उठते हैं, जैसे कि कर्नाटक बंटवारे की सियासत की प्रयोगशाला बना हुआ है। हिजाब पर विवाद खड़ा कर इसे तूल दिया गया, फिर हलाल मीट को लेकर हंगामा खड़ा हुआ। अजान को लेकर महाराष्ट्र में एमएनएस ने हंगामा शुरू किया, तो अब कर्नाटक में भी आवाज उठने लगी है कि अगर अजान के लिए लाउडस्पीकर बंद नहीं किए गए तो फिर उसी वक्त लाउडस्पीकर लगाकर भजन भी गाए जाएंगे। हासन के अरसी खेड़े में अजान के वक्त एक पुजारी ने भजन गाना शुरू किया। दक्षिणपंथी संगठनों ने पूरे राज्य में अजान पर रोक लगाने की मांग की है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अब से हम भी हर मठ मंदिर में सुबह सुबह लाउड स्पीकर के जरिए मंत्रोच्चारण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ईश्वर भजन करेंगे। हिंदू यात्राओं और मंदिर परिसरों से गैर हिंदुओं को दूर रखने के बाद हलाल मीट पर बवाल और अब अजान का मुद्दा। बीजेपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है लाउडस्पीकर को लेकर, वह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों सब पर एक समान तरीके से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट तो आदेश है। अजान निमे हिंदೆಲ್ಲ टीवीಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಿರಿ। अजान को लेकर हाईकोर्ट के 22 आदेश हैं। डिसेबल का लिमिट जिसमें तय किया गया है, हम पुराने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोगों को भरोसे में लेकर। कभी हलाल मीट तो कभी हिजाब और कभी अजान। कर्नाटक में माहौल खराब करने की कोशिश चल रही है, लेकिन यह भी सच है कि यहाँ के लोगों ने धार्मिक कट्टरता को नकारा है। लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार की चुप्पी और इसके मंत्रियों की शह की वजह से कई बार हालात बिगड़ जाते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल कुदवई, एनडीटीवी इंडिया। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक शख्स की हत्या के एक दिन बाद भीड़ ने राजस्थान रोडवेज की 2 बसों को तोड़फोड़ डाला और सड़क पर जाम लगा दिया। जिस शख्स की हत्या हुई उसकी पहचान 40 साल के देवा गुर्जर के तौर पे हुई है, जो कोटा जिले के बोराबास गांव का रहने वाला था। पुलिस ने जानकारी दी है, उसे रावत भाटा पुलिस स्टेशन ने हिस्ट्री शीटर घोषित किया था। सोमवार शाम बाड़मेर बांध सड़क पर एक सैलून में उसकी हत्या कर दी गई। और इधर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
मंगलवार को पूरे देश में ये और भी महंगा हुआ। तेल कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 पैसे बढ़ाकर 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर कर दी। डीजल भी 80 पैसे और ज्यादा महंगा हो गया है। तो अब कीमत है 95 रुपए 87 पैसे यानी लगभग 96 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़ के 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर और डीजल भी 100 के पार है। महंगा होता पेट्रोल डीजल आम लोगों की गले की फांस बनता जा रहा है। मंगलवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत पिछले 15 दिन में 13वीं बार बढ़ा दी। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर का हो गया है, जबकि डीजल भी 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर और डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर की ऊंची कीमत पर बिक रहा है। फर्क तो 100% पड़ने जा रहा है धीरे धीरे। अब पहले कहाँ 2000-2200 का महीने निकल जाता था पेट्रोल, अब 3000 क्रॉस कर जाता है। वो तो कहते हैं कि हमने मार्केट के हिसाब से कर दिया, बट जब इलेक्शन थे तब तो मार्केट के हिसाब से रुका हुआ था। तो अभी अचानक से इतना बढ़ना, पहले होता था कि 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता था 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, बट अब यह है कि 10 दिन में ही 8 रुपये बढ़ जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगभग हर रोज हो रही बढ़ोतरी के बाद अब सरकार पर पिछले 15 दिनों में बढ़ाई गई कीमतों को वापस लेने का राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को रोल बैक करने की मांग कर दी। पहले से ही कोविड के दौरान अपना रोजगार भी खो चुके हैं और अपने धंधे भी चौपट करा चुके हैं। उनके लिए तो जीवन जो है बिल्कुल दूभर हो जाएगा। रसोई से लेकर के खेत खलिहानों से लेकर के दुकानों तक हाहाकार मच जाएगा अगर ये दाम यहीं पर स्थिर रह गए। लिहाजा हमारा सरकार से निवेदन है, आग्रह है और सुझाव है कि इसको रोल बैक किया जाए। और हम मानते हैं कि सरकार के सामने भी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उससे कॉमन मैन की जो दिक्कतें हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए। उधर विपक्ष ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ संसद में मंगलवार को भी जमकर हंगामा किया। इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इन्फ्लेशन पे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएन और उसके बाद पीएनजी, डीएपी, एनपीके, मेडिसिन, कितने चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और डिस्कशन के लिए अगर सरकार तैयार नहीं, अगर आप मौका नहीं देंगे, हम कहाँ बोलेंगे। देखिए, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी चर्चा करनी है, माननीय वेंकैया नायडू जी ने भी बार बार बताया कि आपको चर्चा करनी है तो सदन में करते हैं, पर इनको जनता को गुमराह करना है, उनकी पार्टियों के लीडर को दिखाना है कि भाई हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और जानबूझ के कुछ न कुछ ऐसा इशू खड़ा करते हैं जिससे जनता को वो ऐसा लगे कि भाई ये हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी इनको ये जानबूझ के ये जिस तरह इशू बनाते हैं वो हमारे, आप नहीं मानोगे कि हर एक हमारा 1 घंटे का 1 करोड़ रुपया बर्बाद होता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग हर रोज हो रही बढ़ोतरी की वजह से एनडीए में अब बीजेपी के सहयोगी दल भी खुलकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों को रोल बैक करने की मांग करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 10% तक गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर अनिश्चितता अब भी बरकरार है और ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से आम लोगों को जल्दी राहत मिलेगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। दिल्ली से पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मार्च और अप्रैल की शुरुआत की गर्मी कई जिलों में सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। महाराष्ट्र तप रहा है, अधिकांश जिलों में पारा 40 के पार है। विदर्भ के अकोला में 44 डिग्री तक पारा छू चुका है। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी से 4 मौतें हो गई हैं। इस तपती गर्मी ने इंसानों और जानवरों का अभी से क्या हाल किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र तप रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ा में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ये नजारा नासिक त्र्यंबकेश्वर स्थित मेटगर गांव का है, जहां ये महिला एक मटका पानी के लिए 35 से 40 फुट गहरे कुएं में उतरती है। पारा 40 पार है।
कुएं सूख रहे हैं, कुएं का पानी साफ नहीं, लेकिन जान बचाने के लिए इसकी फिक्र कहाँ। पाणी ना आम्हाला तांगुळीला पाणी नाही, हे आमची पाणी आहे काय। तपते विदर्भ में जानवरों को वाटर कूलर से राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके गर्मी की चपेट में हैं, खास करके विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र। उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले कई दिनों से यानी कि 1 महीने से बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं हुई हैं और मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और जो हवाएं हैं वो पश्चिम दिशा से और उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हैं, जो बलूचिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान के थार डेजर्ट से होती हुई ये जो हवाएं हैं ये महाराष्ट्र में और गुजरात में और मध्य प्रदेश में पहुंच रही हैं, जिससे अगले कम से कम 10 दिनों तक हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि तापमान में किसी भी तरह की गिरावट होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने के आसार हैं। लू से राज्य में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 200 लोग अस्पतालों में भर्ती बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।